रायपुर नामक गांव में आत्माराम नाम का एक जमींदार रहता था। जमींदार के पास बहुत से खेत खलियान और गांव में सबसे ज्यादा जमीनें थीं। उसके दो बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। जमींदार अपनी बेटी की शादी कर चुका था। रही उसके एकलौते बेटे की बात तो वे शहर में पढ़ाई कर रहा था। आत्माराम काफी समय से बीमार चल रहे थे। उन्होंने अपना इलाज करवाने के लिए कई अस्पतालों की खाक छानी, लेकिन उनकी बीमारी बढ़ती ही जा रही थी। उन्हें चिंता थी तो सिर्फ एक बात की कि उनके जाने के बाद उनकी खानदानी संपत्ति का क्या होगा। दरअसल उन्हें चिंता थी कि उनकी पत्नी अकेली हो जाएगी और उनका बेटा दिनेश, जो अभी पढ़ाई कर रहा है और वह खेती करने के बारे में कुछ जानता भी नहीं, फिर भला इतनी बड़ी संपत्ति की जिम्मेदारी कौन संभालेगा। यह बात दिनेश के पिता आत्माराम को अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। और वहाँ दिनेश अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए शहर की दर दर ठोकरें खा रहा था। कम पढ़े लिखे होने के कारण उसे शहर में कोई काम नहीं मिल पा रहा था। दिनेश के पास धन दौलत संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। दिनेश एक स्वाभिमान लड़का था जो अपने बलबूते पर कुछ करना चाहता था। इस बीच दिनेश के पिता उसे समझाते हैं कि वह वापस गांव आकर उनकी संपत्ति संभाले। इस बीच दिनेश को शहर में कपड़ों के कारखाने में काम मिल जाता है, किंतु उस कारखाने की हालत साल दर साल बिगड़ती जा रही थी। कपड़ों के कारखाने के मालिक ने अपने कारखाने को संभालने का बहुत प्रयास किया, किंतु उस कारखाने में मजदूरों की गिनती कम होती जा रही थी। इसका कारण यह था कि कई महीनों से मजदूरों का भत्ता रोक दिया गया था, इसलिए मजदूर भी काम करने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन दिनेश ने आधे घंटे के अंदर ही अपनी बातों से मजदूरों को काम करने के लिए मना ही लिया। यह सब देखकर कपड़े के कारखाने का मालिक दिनेश से बहुत प्रभावित होता है और उसे कारखाने से हालत के अवगत कराता है। पूरी बात सुनने के बाद दिनेश कारखाने के मालिक से कहता है कि आप बिल्कुल भी चिंता न करें, मैं अपनी पूरी ताकत लगाकर इस कारखाने को बचाऊंगा, पर आप कुछ भी करके मजदूरों के पैसों को न रोकें, क्योंकि वही कारखाने की असली जान है। उनके बिना कारखाना चल नहीं सकता। तभी कारखाने के मालिक ने अपनी समस्या बताते हुए कहा कि कारखाना कितने लंबे समय तक कर्ज में डूबा हुआ है और बहुत दिनों से घाटे में चल रहा है, जिसके पश्चात कारखाने के मालिक के द्वारा लिए हुए कर्ज का ब्याज भी दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अगर ऐसा चलता रहा तो उसे कारखाना बेचना पड़ेगा। इस मुसीबत की घड़ी में दिनेश अपने मालिक के साथ जुड़ गया और उसने तय किया कि वह अपनी कंपनी का मुनाफा करने के लिए खुद ही ग्राहक से बात करेगा और माल बेचेगा। फिर क्या था, दिनेश ने अपनी मेहनत का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया और कुछ ही महीनों में कारखाने का मुनाफा बढ़ने लगा। देखते ही देखते कारखानों के मजदूरों में भी आत्मविश्वास बढ़ गया। लेकिन तभी दिनेश को खबर मिलती है कि उसके पिता आत्माराम की मृत्यु हो गई। उसे अचानक अपने गांव वापस जाना पड़ता है। वह अपने गांव पहुंचता है और अपने पिता का अंतिम संस्कार करता है। पति के जाने के बाद दिनेश की मां अकेले पड़ जाती है, इसलिए वह उन्हें भी अपने साथ शहर ले जाना चाहता था। लेकिन दिनेश की मां उससे कहती है, बेटा मैं शहर जाकर क्या करूंगी, यहाँ तेरे पिता की इतनी बड़ी खेती बाड़ी कौन संभालेगा। मैं तो कहती हूँ कि तू भी अब गांव रुक जा, मुझे तेरी यहाँ ज़रूरत है। आखिर तू इस संपत्ति का एकलौता वारिस है, तुझे ही इसकी जिम्मेदारी संभालनी होगी। दिनेश को अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक ओर उसकी बेसहारा माँ को उसकी ज़रूरत थी, तो दूसरी ओर कई मजदूरों की जिंदगी दिनेश के कंधों पर टिकी थी। दिनेश यह फैसला नहीं कर पा रहा था कि वह
बरसों पुरानी चली आ रही खानदानी संपत्ति संभाले या मजदूरों की जिम्मेदारी। दिनेश को चिंता इस बात की थी कि उसके किसी भी निर्णय से उसे भविष्य में पछताना न पड़े। दिनेश अपनी माँ को शहर चलने के लिए मना ही रहा था कि उसी वक्त उसे खबर मिलती है कि कारखाने में दुर्घटनावश आग लग गई है और फैक्ट्री को करोड़ों रुपयों का घाटा लगा है। कारखाने को अब पैसों की ज़रूरत है, नहीं तो कारखाना बंद करना पड़ेगा। यह खबर सुनते ही दिनेश की हिम्मत टूट सी गई और वह अपनी माँ को अकेला छोड़कर शहर निकल जाता है। वह पैदल जा ही रहा था कि उसने देखा कि सड़क के किनारे एक ढाबा है और यह ढाबा राहगीरों के लिए निःशुल्क था। दिनेश को समझ में नहीं आता है कि इस युग में ऐसा कौन है जो निस्वार्थ होकर लोगों को निःशुल्क भोजन दे रहा है। दिनेश ने इसका कारण जानना चाहा, तभी उसे पता चलता है कि ढाबे का मालिक अपनी सारी संपत्ति बेचकर यहाँ ढाबा खोला है, जो परोपकार की भावना से खोला गया है। इस भावना से उत्प्रेरित होकर दिनेश ढाबा के मालिक से मिलने के लिए उसके घर पहुंचा। वहां दिनेश देखता है कि एक व्यक्ति बहुत से कुत्तों को अपने हाथ से रोटियां खिला रहा है। वह तुरंत उनके पास जाकर पूछता है कि आपको इन कुत्तों से डर नहीं लगता। वह व्यक्ति मुस्कुराते हुए बोलता है कि ये तो मेरा परिवार है, भला इनसे क्या डरना। दिनेश को पता चलता है कि यही ढाबे का मालिक है, इसलिए वह उससे कहता है कि आखिर क्यों आपने अपनी सारी संपत्ति बेचकर इन सब कामों में लगा दिया। आपके घर वाले इस बात से दुखी नहीं होंगे। तभी उन्होंने दिनेश के बातों का जवाब देते हुए कहा कि मेरी संपत्ति तो वक्त के साथ टुकड़ों में बट के खत्म हो जाती, लेकिन जीते जी मैंने जो निःशुल्क खाना खिलाने की परंपरा शुरू की है वह निरंतर चलती रहेगी। मेरे बाद कोई और आएगा जो इस काम को आगे बढ़ाएगा, लेकिन अगर मैं अपनी संपत्ति बचाए रखता तो वह मेरे बाद भी कई टुकड़ों में बंटकर नष्ट हो जाती और मेरा अस्तित्व हमेशा के लिए मिट जाता। इसलिए मैंने अपनी संपत्ति का इस्तेमाल करके ऐसी परंपरा की स्थापना की जिससे मेरे परिवार वालों को शांति मिलती रहेगी। दिनेश को अब अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया था। उसने अपने मालिक को खबर भिजवा दिया कि आप पैसों की चिंता मत करिए, मैं फैक्ट्री को बंद नहीं होने दूंगा। तब दिनेश ने अपने हिस्से की सारी संपत्ति बेच दी और अपनी माँ को शहर ले आया। संपत्ति को बेचने के बाद दिनेश के पास करोड़ों रुपया इकट्ठा हो चुका था, जिससे उसने डूबती कारखाने को बचाने के लिए समर्पित कर दिया और कुछ सालों बाद कारखाना अपने पैरों पर फिर से खड़ा हो गया। कारखाने के मालिक ने दिनेश की मेहनत और लगन को देखकर उसे कंपनी का हिस्सेदार बना दिया। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जो सच्चे दिल से मेहनत करता है, ईश्वर सदैव उनकी सहायता करते हैं।